हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की टॉपिक है फैक्टराइजेशन, गुणन खंडन। मतलब आज हम लोग गुणन खंडन फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पहली वीडियो है। इसके बाद हम लोग जो फैक्टराइजेशन टॉपिक है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 2-3-4 पार्ट में ये वीडियो आएगी, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक के गुणनखंड, ठीक है। ये पहले हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर दो तरह के गुणनखंडन पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व, जिसको हम लोग उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। सार्व गुणनखंड द्वारा गुणनखंडन यानी कि जो कॉमन फैक्टर होगा उसके द्वारा हम लोग कैसे जो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। और फैक्टराइजेशन ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स यानी कि पदों के पुनः समूहन, रीग्रुपिंग द्वारा गुणनखंडन। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, फिर ये समझेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्या होता है ये। और उसके दो तरीके जो है अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर और रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, ठीक है। यानी कि सार्व गुणनखंड द्वारा और पदों के पुनः समूहन द्वारा। और शुरू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये बताइए कि 18 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि 18 के गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं। 1, 2, 3, 6 और 9 और 18, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो आपने इसके बारे में पढ़ लिया है, बहुत पहले ही पढ़ा है कि इस नंबर का ये क्या है, ये सब फैक्टर है यानी कि गुणनखंड है, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसके गुणनखंड की तादाद सिर्फ 2 होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, जिन्हें हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं यानी कि अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी भाज्य संख्याएं होती हैं उनको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि प्राइम जो भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ कि 18 ही को लेते हैं हम, अगर तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2, ठीक है। और इस 9 को कैसे लिखा जा सकता है, इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2। तो ये बताइए यहाँ पर जो ये वाला टर्म था इसको तो हम लोगों ने और भी तोड़ दिया और भी खंड करके इस रूप में लिख दिया, लेकिन क्या इसको हम लोग खंड कर सकते हैं, नहीं, ये अब खंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको, ये जो नंबर आपका यहाँ पर दिख रहा है इसको हम लोग लिखेंगे 18 का, ये हो गया अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, ठीक है। ये हो गया। तो जैसे 18 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हम लोगों ने ये देखा कि लास्ट में जो हमारा आना चाहिए वो नंबर का हम लोग उसको खंडन नहीं कर सके, यानी कि अखंडनीय हो, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं। तो सपोज दैट आपके पास एक नंबर मैं देता हूँ, यहाँ पर व्यंजक देता हूँ, बीजीय व्यंजक 3x² y, ठीक है। अब आपको ये जो मैंने व्यंजक दिया है ये क्या है, एक व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या करना है कि इस व्यंजक को हम लोग क्या करते हैं कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 ×
x इंटू वाई। ठीक है, ना 3 को हम अब तोड़ सकते हैं, ना x को और ना y को। तो इसको हम लोग कहते हैं अखंडनीय गुणनखंड। ठीक है, जिसको हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3x² इंटू वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमने जो लिखा है ये इसका हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब आते हैं जो इसका हम लोगों ने देख लिया कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास मैं यहाँ पे 16xy² लिखता हूँ, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? देखिए 16 है, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? जब आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मान लीजिए ये 16 है, तो क्या हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने यहाँ पर x है और y² है, मतलब y गुने y हो गया। ठीक है, यानी कि ये हो गया इसका जो गुणनखंड है, तो इसका मैंने गुणनखंड कर दिया। इसी तरीके से आपको अभी कमेंट करके मुझे बताना होगा कि कर देता हूँ 10x² y, इसका गुणनखंड क्या होगा, ये मुझे अभी कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यंजक को इस रूप में लिखना कि वो अखंडनीय हो, मतलब फिर हम उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर आपको जो मैंने उदाहरण दिया है, इससे आपको पता चल गया होगा कि कोई भी बीजीय व्यंजक जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम लोग इसका गुणनखंडन करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, है ना। ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब क्या होता है कि इस नंबर से इसमें भाग लग जाएगा। तो इस व्यंजक को हम लोगों ने क्या किया? गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा। ये गुणनखंड संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे ये संख्या हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, है ना। ये गुणनखंड क्या हो सकते हैं? संख्याएं हो सकती है, चर हो सकते हैं यानी कि वेरिएबल्स हो सकते हैं, या फिर बीजीय व्यंजक हो सकते हैं यानी कि कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। किसी भी संख्या में या मान लो कोई व्यंजक है को ऐसे टुकड़े में बांट देना जिसके गुणन से वो बनी है। कोई भी नंबर है या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने उसको क्या किया कि ऐसे टुकड़े में बांट दिया जिसका गुना करने पर ये आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। यानी कि इस नंबर को हमने ऐसे टुकड़े में बांट दिया कि अगर हम इन सब को गुना करें तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझें कि इनमें से कोई भी टुकड़ा उठाएंगे और डिवाइड करेंगे तो हमें पूरा पूरा डिवाइड ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इस तरह की, इसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अभी आपको शो हो रहा होगा ये इसका ये जो मैंने एक्सप्रेशन आपको मैंने बता दिया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि गुणनखंडन क्या होता है तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो गुणनखंडन की जो यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसका जो मैंने आपको 2 तरीका भी बताया था कि ये 2 तरीके से किया जाता है, तो हम लोग उस 2 तरीकों को शॉर्ट में सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला तरीका क्या है इसका? फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर। सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा गुणनखंडन कैसे करते हैं? मान लीजिए कि आपके सामने मैंने दिया 3x + 6, 3x + 6 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 2 पद है, एक तो आपका 3x है और दूसरा क्या है? 6 है। तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, 3x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 × x, और ये जो 6 है इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। ठीक है, तो जब यहाँ पर लेके आते हैं हम इसको 3x को हम लोग लिख सकते हैं 3 × x, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि देखिए जो यहाँ पर 3 है, दोनों इसमें भी और इसमें भी ये 3 जो है मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि a × b
प्लस ए गुने सी क्या होता है, ये आपको पता है कि ए इंटू बी प्लस सी होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 और x प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 3x प्लस 6 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये जो हो गया ये मैंने गुणनखंडन कर लिया। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 6a² b माइनस 9ab। अब यहाँ पर इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका गुणनखंडन करते हैं। तो देखिए फिर से हम लोग को क्या करना होगा कि 6a² b को देखिए 6 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा a गुने a और b हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसको 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b माइनस 9 इंटू ए बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। अब आप देखिए कि इस दोनों ग्रुप में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ a है, यहाँ भी a है और यहाँ b है, यहाँ भी b है। तो जो मिल रहा है उसको हम लोग एक साथ कर देंगे इधर, जो नहीं मिल रहा है उसको ब्रैकेट में रखेंगे। जैसे देखिए 3ab है ना, मिल रहा है तो 3ab को हम लोग बाहर निकाल दिया और 2 देखिए 2 गुने a, 2 गुने a, इसमें 2 गुने a मिल रहा है, इधर माइनस इसकी ज़रूरत थी इधर, और इसमें क्या है 3ab को तो हमने लिख दिया तो बचा किया 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब ये हो जाएगा हमारा 3ab कॉमन है 2a माइनस 3, ये जो हो गया ये आपका इसका गुणनखंडन हमने कर दिया है। ठीक है, तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर, यानी कि सार्वउभयनिष्ठ गुणनखंडन द्वारा गुणनखंडन। ठीक है, गुणनखंड द्वारा गुणनखंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो पहला मेथड है उसको हम लोगों ने सीख लिया। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप मुझे इसको करके दिखाइए, कमेंट में कीजिए या मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आपके पास मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 11xy प्लस 22, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके सामने 7x² माइनस 8y। इसको आप कीजिए और करके मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब सेकेंड मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। ये वर्ड आपको याद रखना है, रीग्रुपिंग है ना, पदों के पुनः समूहन। ठीक है, पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे वो फैक्टराइजेशन रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, या फिर हिंदी में कहेंगे पुनः पदों के पुनः समूहन द्वारा करेंगे। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के सामने ऐसे व्यंजक आ जाते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि कई बार ऐसे मिल जाते हैं जिनका अगर हम देखेंगे तो सभी जो टर्म्स होते हैं उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा, जैसे हम लोगों ने अभी पिछला जो किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ कॉमन टर्म्स मिल रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई भी पद ऐसा नहीं मिलता है जिसमें एक कॉमन हमारा फैक्टर मिल जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग इस मेथड से बाय रीग्रुपिंग करके हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर कोई एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ ax² प्लस by² प्लस bx² प्लस ay²। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है। ठीक है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे, समूह में बनाएंगे, पुनः मतलब इसको हम एक दूसरे को जिसकी अरेंजमेंट है उसको हम ठीक करेंगे, तब मुझे मिलेगा कि हाँ भाई इसमें इस दोनों में एक मिल रहा है, इस दोनों में एक मिल रहा है। तो उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये x² है, यहाँ x² है, तो इस दोनों को एक साथ कर देंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं रीग्रुपिंग, है ना, यानी कि ग्रुप हमने बदल दिया इसका, और ये by² यहाँ आके और ay² हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इधर भी रख सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि इस दोनों टर्म में और इस दोनों टर्म में तो आपको क्या मिलेगा कि देखिए यहाँ पर जो आप पिछला वाला किए थे अभी क्या कर रहे थे, देखिए यहाँ पर जैसे ax² है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a गुने
एक्स गुने एक्स, और यहाँ है बी एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं बी गुने एक्स। तो देखिए एक्स गुने एक्स कॉमन हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या आ गया बी, प्लस अब यहाँ पे सेम वैसे ही कंडीशन में ये वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से वाई स्क्वायर निकल गया तो क्या हो गया बी प्लस ए। अब देखिए, अब ये आपके पास दो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी गुना में है, और प्लस करके वाई स्क्वायर और बी प्लस ए गुना में है। देखिए ए प्लस बी हो या बी प्लस ए, बात एक ही है, ठीक है। तो यानी कि ये टर्म को ए प्लस बी से गुना किया गया, इस टर्म को ए प्लस बी से गुना किया है, तो हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों, इस टर्म का ये फैक्टर हो गया, इस टर्म का ये फैक्टर हुआ, दोनों फैक्टर क्या है कॉमन है, तो हम लोग ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, रीग्रुपिंग किया, पुनः समूहन किया, और ये क्या हो गया, ये हमारा जो गुणनखंडन था हमारा, इसका हमने करके ये गुणनखंड हमने निकाला, यानी कि इस नंबर, इस एक्सप्रेशन का ये दोनों क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि पुनः व्यवस्थित करके, पुनः उसको यानी कि रीग्रुपिंग करके हम लोगों ने गुणनखंड को प्राप्त कर लिया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पुनः समूहन द्वारा या फिर बाय रीग्रुपिंग, ठीक है। इसका जो स्टेप्स अगर मैं आपको बताऊं कि इसको हम लोग कैसे कैसे किया, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ अगर है तब तो हम पहले मेथड से उसको कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा दो टर्म ऐसा है जिसके कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, फिर उसको हम लोग उसके साथ रख देते हैं, यानी कि ग्रुप उसकी चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर अलग अलग उसका गुणनखंड निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकाल कर, और फिर हम लोग उसको गुणनखंडन करते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 स्टेप में ये आपका सवाल इस तरह का बन जाएगा, इस तरीके का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दूसरा एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको भी कीजिए, ठीक है। जैसे देखिए 9ab प्लस 6b स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2b, इस क्वेश्चन को आप करके दिखाइए, मुझे कमेंट करके बताइए या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे जो वीडियो होगी उसमें मैं प्रश्नावली 14.1 जो बिहार बोर्ड क्लास 8 की मैथ से होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को अगर आपको यूज़फुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।